हेलो। वेलकम बैक। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बीए ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का है। आज के वीडियो में हम यूनिट 1 के आगे के पॉइंट को पढ़ेंगे। मतलब पहले जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे के पॉइंट को हम पढ़ेंगे। हम पहले कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो पहले देखिए यहाँ पे, चूँकि ये क्लास है सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का, इसका यूनिट 1 में जो फर्स्ट पॉइंट था लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक। फर्स्ट पॉइंट था लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक, जिसको क्या किए हम पढ़ चुके हैं। को पढ़ चुके हैं। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे आज, जिसका नाम क्या है, समुच्च तथा समुच्च की संक्रियाएं, जिसका इंग्लिश होता है सेट्स एंड सेट ऑपरेशंस। आज के क्लास में हम क्या होगा, इसका सेकेंड जो पॉइंट है इस सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पॉइंट जो है लॉजिक तथा उत्पत्ति तकनीक, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें है, पहले क्या किए हैं, फर्स्ट पॉइंट को जो पढ़ाए हैं इसमें वन बाय वन फर्स्टली इसके जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे उसको पढ़ाया गया है। उसके बाद इस टॉपिक से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट क्लास में उसे बता दिया गया था। और आज की वीडियो में क्या करेंगे, हम यूनिट फर्स्ट का जो सेकेंड पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ेंगे। इस पॉइंट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। मतलब सेट्स क्या होता है, मतलब समुच्च क्या है, समुच्च से संबंधित संक्रियाएं क्या क्या होती है। संक्रिया का तात्पर्य यह होता है कि समुच्च से समुच्च समुच्चयों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन। इसके अलावा हम समुच्च का जोड़ करते हैं, समुच्चयों का घटाव किया जाता है। अलग अलग प्रकार के समुच्च को पढ़ते हैं कि कितने टाइप के सेट होते हैं। इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में ये जो सेट चैप्टर है इसका क्या उपयोग है। क्योंकि इस यूनिट का फर्स्ट जो पॉइंट था ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा। लेकिन ये जो सेकेंड पॉइंट है इस पॉइंट से आपको समझ में आसानी से आएगा भी, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं ये क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े भी होंगे, उसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है अब आज के क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, मतलब इस जो पॉइंट है पॉइंट का नाम है समुच्च तथा समुच्च की संक्रियाएं। समुच्च के बारे में पढ़ेंगे और समुच्च के साथ साथ कौन कौन सी क्रिया हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश क्या है, सेट्स एंड सेट ऑपरेशंस। अब देखिए इस टॉपिक से पता चलता है कि पढ़ेंगे क्या, तो पहले पढ़ेंगे समुच्च के बारे में। तो यहाँ देखिए समुच्च दिया गया है, समुच्च जिसका इंग्लिश होता है सेट। अब हम पढ़ेंगे कि समुच्च का परिभाषा क्या होता है। मतलब फर्स्टली हम ये बताए थे कि समुच्च के बारे में जानेंगे, समुच्च क्या है। तो समुच्च का फर्स्टली क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, पूर्णतः स्पष्ट रूप से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च के रूप में जाना जाता है। यानी कोई भी सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्च कहलाता है। इसके नीचे में देखिए दिया गया है, समुच्च का उपयोग अर्थशास्त्र के अवयवों के संकलन को दर्शाने के लिए किया जाता है।
मतलब मेनली जो हम समुच्च का उपयोग करते हैं अर्थशास्त्र का जो अवयव है उस अवयव के संकलन को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर शॉर्ट में बोल दे व्हाट इज अ सेट, तो अगर वो सीधे सीधे अगर याद करना हो कि सेट किसको बोलते हैं तो ये शॉर्ट में याद कर सकते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्च कहलाता है। अब समुच्च का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर समुच्च का एग्जाम्पल देने बोला जाए तो मान लीजिए हम ये दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में हम अगर बोल दें कि सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सभी अध्याय का समुच्च, मतलब यहाँ है कि जितना भी अध्याय है सब अध्याय को अगर एक साथ कंपाइल करके एक जगह ला ले तो ये भी क्या एक समुच्च है। अभी दूसरा एग्जाम्पल दे कि सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का समुच्च, मतलब जितना भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में है सबको मतलब एक जगह लाना है तो उसको क्या करते हैं एक समुच्च से इंडिकेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च। अब प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप को अगर मतलब एक शॉर्ट जगह में इंडिकेट करना है उसको क्या करेंगे हम समुच्च से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, बोल दे कि उस गांव में रहने वाले लोगों का समुच्च, मतलब उस गांव में जो भी आदमी रह रहे हैं उसका क्या हो जाएगा एक कंबाइंड सेट है। अब है उस सेट के अंदर में भी क्या हो सेट हम बना सकते हैं जिसको सब सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंचायत में 10 घर है, अब वो 10 घर में अगर हम प्रत्येक घर को अगर सेट से अलग करें तो वो भी एक सेट है, लेकिन सेट के अंदर में तो वो क्या होता है सब सेट होता है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में है सभी उपभोक्ताओं का समुच्च। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में था, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी कोई सामान बनाता है, अगर हम उस कंपनी द्वारा बनाए गए सामान को यूज करने वाले उपभोक्ता को एक जगह एडजस्ट करना है तो वही होता है सभी उपभोक्ताओं का समुच्च। दूसरा है सभी उपलब्ध वस्तुओं का समुच्च। तीसरा है व्यवहारिक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के समुच्च। मतलब समुच्च का एग्जाम्पल हम पहले ही बता दिए कि समुच्च का एग्जाम्पल कैसे हम इंडिकेट कर सकते। मान लीजिए बोल दे कि क्लास 12 में उपस्थित छात्रों का समुच्च, ये भी क्या होता है एक सेट का एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे दिया गया है प्रत्येक अलग अलग वस्तु को समुच्च का एक अवयव या सदस्य कहा जाता है। मतलब हम शुरू में एग्जाम्पल में बताए थे कि किसी पंचायत या किसी शहर में मान लीजिए 10 फैमिली है, उसमें 10 फैमिली का एक एक मेंबर जो मतलब 10 फैमिली का अलग अलग फैमिली, मतलब क्या है कि फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली, तो उस फैमिली को क्या बोलते हैं उस शहर का एक मेंबर। सेम यहाँ बोलता है कि समुच्च में जो भी अवयव है उस अवयव को समुच्च का सदस्य बोलते हैं। ठीक है। अब है हम इस विचार को व्यक्त करते हैं कि एक वस्तु ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
द्वारा दर्शाए गए एक समुच्चय ए का सदस्य है। मतलब बोलता है कि ये ए का सदस्य क्या है, स्मॉल ए है। मतलब बोलता है कि कैपिटल ए जो है उसका ही सदस्य क्या है, स्मॉल ए है। जहां प्रतीक ये जो इंडिकेट करता है कि एक अवयव है, संबंधित है या समान इसमें निहित है। मतलब इसी ये जो सिंबल दिया हुआ, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। हिंदी में होता है कि एक अवयव है, संबंधित है, सामान्यतः इसमें निहित है। ठीक है। अब है इसी में, जब ए कैपिटल ए में नहीं है, मतलब ये क्या है कि जब ए कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए आता है तब इंडिकेट करते हैं बिलोंग्स टू से। अगर क्या है कि कैपिटल ए के अंदर में स्मॉल ए नहीं आए, उसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, जिसका सिंबल क्या होता है, बिलोंग्स टू को बस क्या एक लाइन से कट कर देते हैं। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत निहित है या इसे संबंधित है। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इसके अंदर निहित नहीं है या इसे संबंधित नहीं है। अब देखिए इसी में आगे दिया है कि हम किसी भी सेट के अवयव को दर्शाने के लिए, अवयव को दर्शाना है, जब क्या करना है, अवयव को दर्शाना है, छोटा अक्षर का उपयोग करते हैं। जबकि समुच्च को दर्शाने के लिए बड़े अक्षर का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए एक कोई सेट है जिसका अवयव क्या है, ए, ई, आई, ओ और यू है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो सेट है अंग्रेजी वर्ण वाला के वॉवेल का सेट है। ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का क्या है, ये सेट है। इसमें देखिए क्या है, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर है और ये यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल लेटर है। तो वही बोला गया है यहाँ कि समुच्चय को दर्शाना है तो कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे, अगर समुच्चय के अवयव को दर्शाना है तो स्मॉल लेटर का उपयोग करेंगे। अब कुछ समुच्चय के एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि पहला दिया हो गया है प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ एग्जाम्पल है पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। अब है प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण। अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का निरूपण इस प्रकार है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या करते, किसी निरूपित करते हैं, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल एन का उपयोग करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो फर्स्ट वीडियो में शुरू में हम बताए थे कि हम जो यूज करने वाले हैं नंबर्स को, पहले बताया, चूंकि नंबर्स इस फर्स्ट यूनिट का 5th पॉइंट था, इसलिए हम शुरू में नंबर्स को समझा दिए थे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, वर्चुअल नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब का सब जो फर्स्ट वीडियो है यूनिट 1 का, उसमें बता दिए थे। अब क्या है कि ये क्या था शुरू में, नेचुरल नंबर का। अगर सेम नीचे में दिया गया है कि पूर्णांक संख्या का समुच्चय, मतलब अगर पूर्णांक को निरूपित करना है तो यहाँ दिया पूर्णांक को जेड से निरूपित करते हैं। मतलब क्या है कि पूर्णांक को कैपिटल जेड से निरूपित करेंगे। अब पूर्णांक का उदाहरण क्या होता है, तो पूर्णांक में अगर आप पूर्णांक पढ़े हैं तो पूर्णांक के अंतर्गत क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आता है, फिर नेगेटिव नंबर आता है और फिर क्या आता है, जीरो। अब क्या है कि पूर्णांक के अंतर्गत पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए -5, -2, -7, 0, 3, 2, ये क्या है, इसको हम इंडिकेट
जेड से इंडिकेट नहीं कर सकते। जेड से इंडिकेट तभी कर पाएंगे जब क्या है, मतलब हम पूरा का पूरा नंबर्स को लिखते हैं। मतलब क्या, जैसे जीरो से पॉजिटिव स्टार्ट किए, इस तरह -1, -2, -3, डॉट डॉट पीछे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब जल्दी आगे चलते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है, एक समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, मतलब समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय को कैसे कैसे लिख सकते हैं, उस तरीका के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है समुच्चय का निरूपण या संकेतन, जिसका इंग्लिश होता है रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ सेट। मतलब रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन ऑफ सेट। अब है कि मेनली समुच्चय को निरूपित करने का तीन गो विधि। ठीक है, कितना विधि, तीन विधि। इसमें पहला विधि है डिस्क्रिप्शन मेथड। मतलब समुच्चय में जो जो अवयव दिया है, सब अवयव का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में लिख दें कि मान लीजिए किसी का हाइट मतलब 5 से लेके 6 फीट का बीच के विद्यार्थियों का समुच्चय, 6 फीट से ऊपर के विद्यार्थियों का समुच्चय और 5 फीट से नीचे वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ये क्या है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो विवरण विधि में क्या करते हैं कि सेट में जो भी अवयव दिया गया है, उस अवयव का मतलब विश्लेषण, मतलब विशेष विवरण करके दिया गया रहता है। अब देखिए नीचे में यहाँ लिखा गया है, इसमें क्या कर विवरण विधि में एक समुच्चय का वर्णन करने के लिए एक निश्चित विवरण या एक कथन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, 5 से 10 वर्ष के आयु के वर्ग के छात्रों का समूह। ठीक है, मतलब 5वां से 10वां तक का जो वर्ग है, 5वां से 10वां, 5 से 10 साल के बच्चों का जो है, छात्रों का क्या है, समूह। दूसरा दिया गया है संख्याओं का एक समूह जो 25 से अधिक और 50 से कम हो। मतलब ये क्या है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। 25 से अधिक और 50 से कम में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमको सेट लिखना है पी, इस सेट को हम पी से इंडिकेट करेंगे तो 25 से अधिक मतलब कितना, 26, 27, इस तरह डॉट डॉट कहाँ जाएगा, 49 तक जाएगा। क्योंकि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, 50 से कम, तो यहाँ पे क्या है 25 से अधिक है तो यहाँ तक जाएगा। ये क्या है, इसी को इंडिकेट करने का क्या है, विवरण विधि है। अब क्या है इसका कौन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या किया आपको बता दिए। तीसरे देखिए यहाँ दिया हुआ है अर्थमेटिक शब्द में अक्षरों का एक समूह। अब इस अर्थमेटिक क्या है, एक वर्ड है जिसमें ARITHMATIC, ये अर्थमेटिक वर्ड दिया गया है। इसमें जो भी लेटर्स हैं, उस लेटर्स का एक समूह। ये भी क्या है, विवरण विधि का एग्जाम्पल है। लेकिन इसी में क्या कर दे, मान लीजिए इसको कैपिटल ए से इंडिकेट करे तो ये हो जाएगा ए, मतलब सबको अलग अलग क्या कर दे हम, अलग अलग इंडिकेट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अलग इसका विवरण करने का तरीका हो जाएगा, या निरूपण करने का तरीका हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विवरण विधि में कैसे इंडिकेट किया जाता है। मतलब किसी भी जो भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अच्छा से विवरण करके लिख दिया जाता है। देखिए दूसरा समुच्चय निरूपण का सेकंड जो विधि है, उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। मतलब रोस्टर
या सारणीबद्ध रूप, जिसका इंग्लिश होता है रोस्टर, और टेबुलर फॉर्म। अभी जो हम बोल रहे थे कि मिडिल ब्रैकेट में नंबर्स को लिखते थे, उसी को बोलते हैं क्या चीज, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यहाँ दिया गया है कि यह समुच्चय के सभी अवयव के एक पूर्ण या अंतर्निहित सूची है। इस समुच्चय में इसमें उपस्थित अवयवियों को सारणीबद्ध करके परिभाषित किया गया है, जो अल्पविराम मतलब कॉमा जिसको बोलते हैं, उसी का सेमी स्टॉप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्पविराम, द्वारा अलग किया जाता है। ब्रेसेज मतलब मिडिल ब्रैकेट जो उसके अंदर रखा जाता है। जब हम समुच्चय के अवयव को सूचीबद्ध करते हैं, तब प्रत्येक भिन्न अवयव एक ही बार सूचीबद्ध होता है और अन्य अवयव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जब हम किसी सेट को लिखते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है, उसको अल्प विराम से प्रत्येक अवयव को अलग करते जाते हैं और समुच्चय को क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक सेट है ए, यहाँ अब क्या है, देखिए ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अब यहाँ क्या है कि इसका अवयव एक है, एक के बगल में अल्प विराम दिया गया है, मतलब कोमा का साइन सिंबल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट डॉट करके कितना 10। इसका मतलब ये है कि ए एक समुच्चय है जिसका अवयव 1 से 10 तक के बीच का प्राकृत संख्या है। तो ये क्या करता है, लंबा जो डिस्क्रिप्शन मेथड था उसको शॉर्ट, बहुत कम जगह में इसको इंडिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल पहला, फिर इसका बी एग्जाम्पल है 2 4 6 8, कहाँ तक 40 तक। तो ये अगर इसको डिस्क्रिप्शन मेथड से लिखना है तो 2 से लेकर 40 तक सम संख्याओं का समुच्चय। अगला सी है, अल्फाबेट लेटर है। चौथा डी है, इसमें क्या है, अल्फाबेट लेटर है। ये दोनों का दोनों क्या है, कैपिटल लेटर है। ये दोनों का दोनों स्मॉल लेटर का समुच्चय है। अब क्या है, दूसरा रोस्टर फॉर्म क्या था, पहला डिस्क्रिप्शन मेथड क्या था, दोनों समझ में आ गया होगा, विवरण विधि। दूसरा है रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म। अब इसी समुच्चय निरूपण का तीसरा जो विधि है, तीसरा विधि है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इसका हिंदी होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण करने का जो विधि है इसी को बोलते हैं, या इसका इंग्लिश होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस पद्धति में अवयवों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें उनकी विशेषताओं का विवरण से दर्शाया जाता है। मतलब जस्ट एज डिस्क्रिप्शन मेथड जो था, डिस्क्रिप्शन मेथड से ये हल्का छोटा है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें नंबर्स को सेमी कोमा या अर्ध मतलब अल्प विराम द्वारा अलग अलग नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, अवयव को उनकी विशेषताओं के विवरण को दर्शाया जाता है। आगे है कि यह कोई कह सकता है कि समुच्चय में एक अवयव होने के लिए किसी वस्तु को कुछ विशेषता होनी चाहिए। मतलब अगर कोई मेंबर किसी, अगर कोई वर्ड किसी सेट का अवयव है तो उसको होना चाहिए कि उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल गुण हो, उसमें उपस्थित गुण हो। इस विधि का उपयोग तब किया जाता जब रोस्टर पद्धति जटिल हो या संभव न हो। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखने के लिए दे दे 1 से लेकर
1 लाख तक के संख्याओं को अगर इंडिकेट करने के लिए रोस्टेड फॉर्म में अगर सेमी कोमा देके तो कितना बारा पेज में इंडिकेट कर पाएंगे? मतलब संभव वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सेट हम लिख रहे हैं और रोस्टर फॉर्म में हम उसको नहीं लिख पा रहे हैं या लिखना जटिल है, उस सेट को लिखना किस फॉर्म में है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या है इसका एग्जाम्पल? जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में एक सेट दे दिया जो बताए थे 2 से 40 के बीच के सम संख्याओं का समुच्चय था। अब है इसे समुच्चय निर्माण संकेतन द्वारा कैसे वर्णित वर्णित करेंगे, तो वो दिया गया है नीचे में। देखिए इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे दिया गया है एक्स सच डेट, यहाँ पे दिया गया एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल 40 है। यहाँ पे एक्स का जो मान है 2 से बड़ा और 40 से छोटा है। अब एक्स का वैल्यू 2 के बराबर है और 40 के बराबर भी है और एक्स क्या है? सम भी है। मतलब ये जो रोस्टर फॉर्म था इसको क्या किया हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब है इसमें जो दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। ये जो ऊर्ध्वाधर ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को सच रेट बोला जाता है। अगर मान लीजिए एक्स, इधर भी एक्स दिया गया तो पढ़ेंगे क्या? एक्स सच डेट एक्स। यही बोलता है कि ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या सच डेट बोला जाता है। इस प्रकार यह निरूपण के समुच्चय के रूप में पढ़ा जाता है। मतलब ये जो इंडिकेट किए हैं इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि एक्स 2 और 40, 2 और 40 समावेशी के बीच है और एक्स क्या है? सम है। मतलब ये जो लिखा गया है सेट, इसको पढ़ेंगे क्या? एक्स बिलोंग्स टू या एक्स 2 और 40 के बीच है और एक्स सम है। यह एक्स जो नंबर है, ये एक्स जो नंबर है 2 और 40 के बीच का नंबर है और एक्स क्या है? इवन भी है। ठीक है, अब है कि कभी कभी ये जो सिंबल है आई के तरह या ऊर्ध्वाधर बार के तरह, इसके स्थान पर कॉलन का उपयोग भी कर लिया जाता है, मतलब डबल पॉइंट का उपयोग भी कर लिया जाता है। जैसे ये देखिए एक्स एक्स, ये ऊर्ध्वाधर बार, दोनों को लेकिन पढ़ा जाएगा सच डेट ही। ठीक है, मतलब समुच्चय निरूपण का तीनों जो विधि था, इसमें तीसरा विधि क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, पहला एग्जाम्पल कि ए एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के एक दिन है। अब सप्ताह का एक दिन है मतलब क्या हो जाए कि अगर सप्ताह का सब दिन का नाम सोमवार मंगलवार बुधवार मतलब संडे मंडे ट्यूसडे करे तो क्या होगा? पूरा का पूरा लाइन भर जाएगा। लेकिन इस लाइन को रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा जटिल है, इसलिए क्या कर दिए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स सप्ताह के एक दिन का नाम है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है
कि ए सच डेट ए एक अंक है। अब क्या है कि ए सच डेट ए एक अंक है, तो अंक में क्या क्या आ जाएगा? अंक में पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, कुछ भी क्या हो सकता है अंक। अंक में देखिए, अंक नहीं नंबर्स में आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव, अंक में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्या है? अंक है। टोटल डिजिट या टोटल अंकों की संख्या 10 है। ये भी हम क्या कहते फर्स्ट में बताए थे, फर्स्ट वीडियो में। अब क्या है कि तीनों जो मतलब एक ही चीज का यहाँ पे नीचे में एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो नंबर है, इसी नंबर को तीनों, पहला क्या था? विवरण विधि, दूसरा क्या था? सेट बिल्डर, और तीसरा क्या था? समुच्चय निर्माण विधि। तीनों से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। यहाँ समझ, देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है ए सच डेट, मतलब कैपिटल ए एक समुच्चय है जिसमें ए सच डेट ए एक अंक है, एक अंक है। अब इस अंक को बोलते हैं वर्णात्मक, वर्णात्मक मेथड से इसको इंडिकेट किए हैं। लेकिन इसी में सेट जो ए है उसके मतलब जितना भी अंक तो सबको लिख दिया गया है, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब क्या है कि इस रोस्टर फॉर्म में जो नंबर है, उस नंबर को लिखने लिखने दे। यहाँ पे देखिए तीसरा इसका जो दिया गया है, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा कैसे हम इसको निरूपित करते हैं। तो दिया गया ए एक पूर्णांक है और ए का जो मान है 0 और 9 के बीच में है, या 0 से 9 तक है। यानी ए एक पूर्णांक है जिसका वैल्यू क्या है? ए का मान 0 से 9 तक है। मतलब तीनों दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्या था? डिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा क्या था? रोस्टर फॉर्म, तीसरा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब समुच्चय निर्माण की तीन विधि, तीनों विधि का यहाँ पे निरूपण दिया गया है एक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। अब देखिए आगे, आगे पढ़ते हैं कि कोई भी अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस सिंबल के बारे में बता दिए थे। ये सिंबल जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या समाहित है इस या इसमें निहित है। इस सिंबल का मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, जिसका ये मतलब होता है इसमें समाहित नहीं है, इसके अवयव नहीं है। तो यहाँ लिखा हो यदि कोई अवयव किसी विशेष समुच्चय का भाग है, तो समुच्चय समुच्चय का भाग है या भाग नहीं है, तब उसे सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू द्वारा दर्शाया जाता है। अगर मान लीजिए समुच्चय का भाग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेट ए है जिसका अवयव 2 4 6 है। ठीक है। अब मान लीजिए एक अवयव ले लें 2, तो ये क्या है? ये जो अवयव 2 है, ये बिलोंग्स टू क्या है? ए है, क्योंकि ये इसके अंदर में आता है। लेकिन यही क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लें 8, ये बिलोंग्स टू है, इसके अंदर नहीं आता है तो नॉट बिलोंग्स टू है। यहाँ पे वही दिया गया है कि कोई सदस्य किसी सेट का अवयव है तो इसको बिलोंग्स टू सिंबल द्वारा इंडिकेट करते हैं, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू द्वारा इंडिकेट करते हैं। नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में दिया गया है ए कोई समुच्चय है जिसका अवयव x बिलोंग्स टू x, सभी सम संख्याएं हैं। लेकिन देखिए 4, 4 तो सम संख्याएं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 9 क्या है कि एक ऑर्डर नंबर, इसलिए क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ क्या है कि ये इसको बोलते हैं बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या चलते हैं, अब हम समुच्चय के अवयव, ठीक है, उसको सबसेट बोलते हैं, उसको हम अब पढ़ते हैं कि सबसेट क्या होता है।
अब हम ये बताते हैं कि समुच्च का जो अवयव है वो प्रत्येक किसी ना किसी सेट का सबसेट होता है। और सबसेट का आगे प्रकार भी पढ़ेंगे, सबसेट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला दिया गया है, मतलब मतलब ये जो सबसेट का परिचय दिया गया, इसमें दिया गया यदि बी ए और बी समुच्चय है, मतलब एक सेट ए है, ठीक है, एक दूसरा सेट बी है, दोनों सेट है। बोलता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव होता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक, दो, तीन, चार है, इसमें एक, दो, तीन है। अब बोलता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होते, ए का प्रत्येक अवयव एक, दो, तीन है, जो क्या है बी के अवयव में मैच करता है। तब हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है। तब हम क्या बोलते हैं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि ए बी में समाहित है, मतलब ए जो है बी के अंदर में ही उपस्थित है। अब देखिए सबसेट को दर्शाने के लिए ये जो सिंबल है सबसेट का, ये और ये दोनों का उपयोग करते हैं। अब है कि इस दोनों सिंबल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन सबसेट जब लिखना हो तो हम इससे इंडिकेट करते हैं, मेनली इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दिया गया है कि समुच्चय ए बी के बीच के संबंध को सबसेट द्वारा निरूपित दर्शाया गया है। इसका अर्थ होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ये तो पर मैं एग्जांपल देके समझा दिए थे। ए सबसेट बी का अर्थ होता है फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, या इसको फॉर ऑल पढ़ा जाता है। तो बोलता है ए सबसेट बी में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगला है, इसी में आगे का लाइन है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं रहेगा तो उसको दर्शाने का था, जैसे बताए थे बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू करना है तो बस लाइंस खींच देते हैं। सेट अगर सेम क्या है इसको बोलते हैं सबसेट, अगर नॉट सबसेट करना है तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन से खींच देंगे या इसको खींच देंगे। तो सेम नॉट सबसेट को इंडिकेट करना है या सब नॉट सबसेट ऑफ ए या नॉट सबसेट ऑफ बी इंडिकेट करने के लिए जिस तरह बिलोंग्स टू में लाइन खींचते थे, सेम है उसमें लाइन खींच को क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू कर लेंगे। देखिए इसी में दिया गया है, अगर उपसमुच्चय नहीं है तो ए नॉट बिलोंग्स टू बी या ए नॉट सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक सेट है जिसमें 1 3 4 5 8 9 है, बी 1 2 3 5 7 है और 1 5 है। देखिए यहाँ पे तीनों हम सेट को देखते हैं तो क्या है, ए है, बी है और सी है। जिसमें देखिए ए के सेट में 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। अब ये 5 है एक्स्ट्रा है, तो ये ए मतलब बी नॉट सबसेट ऑफ ए, चूंकि या बी नॉट सबसेट ऑफ ए, चूंकि 7 जो है बी का वो ए में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा लिख सकते हैं, सी सबसेट ऑफ ए, दूसरा सी सबसेट ऑफ बी। चूंकि सी जो है अवयव 1 5 बी में भी है और ए में भी है, इसलिए क्या है, सी सबसेट ऑफ ए और सी सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। तो वही नीचे में दिया गया है, 1 5 सी के अवयव हैं तथा एक एक सदस्य हैं, तो इसलिए सी बिलोंग्स टू ए और सी बिलोंग्स टू बी है।
जो हम ऊपर में बता दिए थे, अभी तुरंत बताए हैं। अब है उपसमुच्चय के प्रकार। उपसमुच्चय के प्रकार को हम देखते हैं, उपसमुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। उपसमुच्चय देखिए मेनली दो प्रकार के होते हैं। उचित उपसमुच्चय, पहला है उचित उपसमुच्चय, दूसरा है अनुचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय को बताए थे इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और अनुचित उपसमुच्चय को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है? उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय को हम एक एक एग्जाम्पल देके समझेंगे। कि जैसे मान लीजिए ए और बी, ये 1, 3, 5 और 7 कोई सेट है। दूसरा बी एक सेट है जिसका अवयव है 1, 3 और 5। एक सेट मानिए ये 1 है, ए है, 2 है, 4 है, 6 है। इसका बी एक सेट है जिसका अवयव क्या है, सेम 2, 4, 6 है। अब देखिए दोनों में अंतर आपको पता चल रहा होगा कि जब दो सेट ए और बी में दोनों का अवयव समान रह जाएगा, उसी को बोलते हैं अनुचित समुच्चय। मतलब ये देखिए ए और बी दोनों का अवयव क्या है, समान है, तो ये क्या है, अनुचित है। ठीक है। अब क्या है कि ए और बी के अवयव में एक अंतर हो, कम से कम एक ऐसा अवयव जो ए में नहीं हो, या एक ऐसा अवयव जो बी में नहीं हो। तो जैसे मान लो इसको इंडिकेट करना है तो क्या लिखेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। चूंकि बी का तीनों अवयव ए में है, लेकिन अगर बोले ए सबसेट ऑफ बी तो गलत होगा, क्योंकि ए का जो अवयव 7 है बी में नहीं है। तो यहाँ इसलिए लिखे हैं बी सबसेट ऑफ ए। उचित और अनुचित ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा कि दोनों अवयव अगर दोनों का दोनों अवयव मैच कर जाए, या अवयव की संख्या मतलब बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इस एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। एक समुच्चय ए को दूसरे समुच्चय बी, यानी ए सबसेट बी द्वारा दर्शाया गया एक उचित उपसमुच्चय माना जाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का एक अवयव है, और बी में कम से कम एक अवयव जो ए में नहीं है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है ये जस्ट अपोजिट है, मतलब ए की जगह पे बी डाल दे और बी की जगह पे ए डाल दे। यहाँ बोलता है कि बी का कम से कम एक अवयव ए में नहीं है। इसका एग्जाम्पल इसे नीचे दिया हुआ रहेगा, तो इसको इंडिकेट करते हैं कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल टू बी। ए सबसेट बी तो मतलब बी सबसेट ए तो है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू, दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, वो होगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अब क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उचित उपसमुच्चय का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए कोई सेट 1, 2, 3 है। अब क्या इसका उचित उचित उपसमुच्चय लिखना है, तो इसमें एक बार 1, 2 को एक साथ ले लीजिए, फिर 2, 3 को एक साथ ले लेंगे, फिर 1, 3 को एक साथ ले लेंगे। मतलब इस समुच्चय जो दिया गया है, इस समुच्चय में क्या है कि तीन तो क्या है उसका मेन सबसेट, मतलब मेन जो सेट है उसमें 3 है, लेकिन इसी का सबसेट लिखना था तो इसमें दो दो अवयव को लेते चले गए, तो वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। और इसमें जो सबसेट है उस सेट के अवयव से एक कम भी है। तो यहाँ दिया गया है कि अब जब समुच्चय और उसके सबसेट या उपसमुच्चय दोनों के अवयव क्या होगा, बराबर जब ही हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अनुचित, लेकिन बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं उचित। तो यही उचित का मतलब ये था, ये वाला ए और बी देखिए
दोनों का अवयव क्या है, इसमें 4 अवयव है, इसमें 3 अवयव, लेकिन दोनों अवयव क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन इसका अवयव देखिए ए और बी दोनों का अवयव बराबर है, तो ये क्या है, अनुचित। ये वाला अनुचित और ये वाला उचित। अब सेम आगे अनुचित को पढ़ते हैं। इसी का एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है। देखिए सेट ए है, ये हो गया सेट ए, ये सेट है बी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बोलते हैं बी में एक 8 ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, इसलिए यह प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ये दिया ए सेट और बी है, जिसमें देखिए यहाँ पे 3 जो है, इसमें क्या है, बी में उपस्थित नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये देखिए ए और ये सी, इसमें क्या है, 135 दोनों में है, लेकिन ये उचित नहीं है। ये क्या है, उचित उपसमुच नहीं है, दिया गया है, क्योंकि चूंकि सी और ए बराबर है। इसी तरह देखिए डी, बोलता है कि 1 4 और ये 1 3 5। अब क्या है कि इसमें देखिए 1 और 4 है, इसमें इस दोनों का अवयव मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो 4 इसमें नहीं है और ये 3 5 इसमें नहीं है, तो ये उपसमुच ही नहीं है, मतलब सबसेट ही नहीं है, क्योंकि लिखा लिखा गया है 4 ए का अवयव नहीं है। अब हम अनुचित उपसमुच्च को पढ़ते हैं, या इसी को बोला जाता है स्वयं उपसमुच्च, मतलब अपने आप का कॉपी बनाना। जैसे मान लीजिए सेम, आप जैसे बोलता है ना कि मूर्ति सेम एज कॉपी बनाना, उसी को बोलते हैं अनुचित उपसमुच्च। जैसे मान लीजिए कोई समुच्च है जिसका अवयव दोनों का दोनों बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई सेट दिए, मान लिया हुआ ए, जिसका अवयव 1 है, 2 है और 3 है। दूसरा सेट है बी, जिसका अवयव क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। दोनों सेट का अवयव बराबर है, तो ये क्या होगा, अनुचित। तो यहाँ पे देखिए लिया गया है कि स्वयं समुच्च भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका अवयव जो ए में होता है वही अवयव बी में होता है, जिसको लिख सकते हैं ए सबसेट बी या बी सबसेट ए। क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए। तो यह ए बी अनुचित उपसमुच्च है, और एक सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल भी, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू भी बराबर है। अगर ए बी का अनुचित उपसमुच्च है तो ए सबसेट बी होता है। मतलब अब समझ में आपको आ गया कि ये सिंबल का उपयोग कहाँ करते हैं और ये सिंबल का उपयोग कहाँ करते हैं। ये प्रॉपर सबसेट के लिए करते हैं, और ये इम्प्रॉपर। मतलब ये क्या था, और ये था प्रॉपर, और ये था इम्प्रॉपर। ठीक है। अब है इसी में तीसरा दिया गया सिंगलटन उपसमुच्च। अब है कि किसी सेट में एक ही तत्व है, एक ही तत्व रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन उपसमुच्च। इसका एग्जांपल दिया गया, एक सेट है ए, जिसका अवयव ए है। मतलब मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसका अवयव मात्र एक गो है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सबसेट। कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए बी एक सेट है जिसका अवयव 1 है, ये क्या हो गया, सिंगलटन सबसेट। आज हम पढ़े क्या क्या, सेट को पढ़े। सेट, सेट कितने, मतलब सेट का निरूपण विधि क्या क्या होता है, सेट का एग्जाम्पल पढ़ लिए। सबसेट क्या होता है, समुच्च के अवयव क्या क्या होते हैं, उसको पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आगे का जो वीडियो होगा, उस आगे के वीडियो में पढ़ेंगे हम समुच्च के प्रकार को। ठीक है। समुच्च के प्रकार को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, समुच्च के प्रकार को नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक, या आपका ये पहला वीडियो है, तो इससे पहले का वीडियो
आप देख सकते हैं तो आज का क्लास आपको आसानी से समझ में आएगा। वैसे आज का क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पॉइंट आज का फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट अगले क्लास में हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई बच्चे अभी तक बैच को परचेज नहीं किए हैं, जो इसके कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐप पर जाकर बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।